हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय छोटू सा चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोलियोसिस के बारे में। स्कोलियोसिस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 ऑफ स्कोलियोसिस के अंदर आप देख सकते हो उसे। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसके कोजेज़ क्या है, लाइक वो कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या है स्कोलियोसिस का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कोज ऑफ स्कोलियोसिस। अब ये स्कोलियोसिस कैसे होता है, उसका कारण क्या है। तो ये कुछ कारण हैं, जैसे कि मार्फन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है, जन्म से ही होती है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल कंडीशन है। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी स्पाइन के कनेक्टिव टिश्यू अफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से फॉल्टी कर्वेचर डेवलप हो जाता है, जिसे हम बोलेंगे स्कोलियोसिस। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसमें बॉडी खुद के ही खिलाफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है और उसकी वजह से स्कोलियोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड, स्टील डिसीज। ये एक रेयर टाइप की इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। अब जॉइंट्स को अफेक्ट करेगी तो उसकी वजह से भी स्कोलियोसिस होने के चांसेस हैं। ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अब इसमें क्या होगा, ये भी एक इनहेरिटेड कंडीशन है, मतलब जन्म से ही होती है, कंजेनाइटल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, हमारे बोन जो है वो फ्रेजाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं और एक फॉल्टी कर्वेचर फॉर्म कर देते हैं, जिसे हम स्कोलियोसिस बोलेंगे। ठीक है, लास्ट, स्पाइनल ट्यूमर। और ट्यूमर हमने देखा है 2 टाइप्स के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। कोई भी हो सकता है एंड इसकी वजह से भी स्कोलियोसिस होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये सारे हमारे कोज है स्कोलियोसिस के। ठीक है, ये ऐसे सब कारण हो सकते हैं, स्कोलियोसिस इन सब कारण की वजह से डेवलप हो सकता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स। अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि पर्सन स्कोलियोटिक है या नहीं। अनइवन शोल्डर, उसके जो शोल्डर का लेवल है वो डिफरेंट होगा। मतलब जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, अगर हम एक्सेस जो करते हैं तो उसका एक शोल्डर ऊपर दिख रहा है, एक शोल्डर नीचे दिख रहा है, राइट। अनइवन है वो। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं। कर्व्स इन स्पाइन, स्पाइन के अंदर हमें कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल पर्सन में स्पाइन के ऊपर कर्व नज़र नहीं आता है, वो स्ट्रेट दिखती है हमें। ठीक है, और स्कोलियोटिक पर्सन के अंदर हमें कर्व नज़र आएगा। ठीक है, थर्ड, अनइवन हिप्स। अगर हम, आप डायग्राम में देख सकते हो, अगर हम लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो एक हिप हमें नीचे और एक ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंस दिखेगा। सो ये आप मोस्टली इजीली पहचान लोगे कि कौन सा पर्सन स्कोलियोटिक है या नहीं। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ स्कोलियोसिस। अगर किसी को स्कोलियोसिस है तो क्या क्या होगा, उसे क्या क्या देखने को मिलेगा फिजियोलॉजिकली। ठीक है, स्कोलियोटिक पर्सन में, पेशेंट में। सो लोअर बैक पेन, हमें बैक पेन देखने को मिलेगा। नेक पेन होगा, उसे हेडेक होगा, प्रीमेच्योर डिस्क एंड जॉइंट डिजनरेशन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारी वर्टिब्रा है उसका अलाइनमेंट सही नहीं हो रहा, उसकी वजह से जॉइंट डिजनरेशन के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, एंड डिक्रीज पल्मोनरी फंक्शन, हमारा लंग्स की जो फंक्शन है वो भी थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, असेसमेंट ऑफ पेशेंट। अब पेशेंट को कैसे असेस करेंगे वो स्कोलियोटिक है या नहीं। प्लम लाइन, ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट लाइन ड्रॉन फ्रॉम ऑक्सीपुट शुड नॉर्मली अलाइन विथ ग्लूटियल क्लेफ्ट। इसमें क्या होगा, पेशेंट के ऑक्सीपुट से एक लाइन ड्रॉ करी और वो लाइन उसके ग्लूटियल क्लेफ्ट तक आ रही है या नहीं, वो चेक करना है। इफ़ आ रही है देन पेशेंट नॉर्मल है, इफ़ नॉट, नहीं आ रही तो वो स्कोलियोटिक है। ठीक है, सेकंड, स्कोलियोमेट्री टेस्ट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो पेशेंट को फॉरवर्ड बेंड करके एक टेस्ट किया जाता है, जिससे भी हम पता कर सकते हैं स्कोलियोसिस है या नहीं। ठीक है, एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट। इसमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है
कि वो दोनों पैर पास रखकर आगे की तरफ झुके और हमें पीछे से देखना है। अगर वो नॉर्मल होगा तो कोई कर्व फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। अगर स्कोलियोसिस है तो कर्व का फॉर्मेशन दिखेगा, शोल्डर की लेंथ में भी आपको डिफरेंस दिखेगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ठीक है। सो इस टेस्ट से आप इजीली पहचान लोगे, ओके। बाकी रेडियोलॉजिकली भी हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, जैसे कि एक्सरे ऑफ स्पाइन, ठीक है, एक्सरे करवा सकते हो, MRI CT स्कैन करवा सकते हो, ओके। ट्रीटमेंट, अब हमें डायग्नोज हो गया है तो अब हम क्या करेंगे उसे ठीक करने के लिए, ठीक है, क्या करना चाहिए। सो टर्नबकल कास्ट यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, मिल्वाउकी ब्रेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेट रखेगा ये, तो अगर वो टेम्परेरी कर्व है तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर थोरेकोलम्बो सैक्रल ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग दे सकते हैं, ठीक है, बैक मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी हम कब करेंगे, कब रिकमेंड करेंगे, जब कर्व मोर देन 40 डिग्री, अगर 40 डिग्री से ज़्यादा कर्व है तो हम सर्जरी के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ इन स्कोलियोसिस, अगर स्कोलियोसिस धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है तो हम सर्जरी के लिए रिकमेंड करेंगे। फेल्यूअर टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ये जो हमने ऊपर ट्रीटमेंट देखी, टर्नबकल कास्ट, मिल्वाउकी ब्रेस, थोरेकोलम्बो सैक्रल ऑर्थोसिस, स्ट्रेचिंग, अगर ये सब फेल हो रहा है तो हमें सर्जरी के लिए रिकमेंड करना है पेशेंट को, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया हो, एंड फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस या क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एंड टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।